नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये लीबिया और मुअम्मर गद्दाफी के शासनकाल की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो मतलब यकीन करना मुश्किल है। हाँ, इसमें जो दावे किए गए हैं सामाजिक आर्थिक नीतियों को लेकर, वो सुनने में किसी और ही दुनिया की कहानी लगते हैं। बिल्कुल। जैसे क्या कोई सोच सकता है कि किसी देश में बिजली का बिल ही ना आता हो? या सरकार नए शादीशुदा जोड़ों को घर खरीदने के लिए पैसे दे रही हो। जी, तो हमारा मकसद आज इन्हीं दावों की गहराई में जाना है। ये समझना है कि इस खास स्रोत के मुताबिक उस समय लीबिया में एक आम नागरिक की जिंदगी असल में थी कैसी। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लें। ठीक है। जैसे पहले बात करते हैं बुनियादी सुविधाओं की, फिर देखेंगे कि ये सब चलाने वाला आर्थिक मॉडल क्या था, और आखिर में वो सीधे फायदे जो नागरिकों को मिलते थे। ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, पर इसका असर बहुत गहरा है। ऊर्जा तो आज के जीवन की रीढ़ है। उसे मुफ्त कर देने का मतलब है कि राज्य ने अपने नागरिकों के ऊपर से एक बहुत बड़ा मासिक खर्च ही हटा दिया। सही बात है। और ये सिर्फ बिजली तक नहीं था। इस दस्तावेज के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य भी। बिल्कुल, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह से मुफ्त थीं। और इसका असर दिखाने के लिए वो एक आंकड़ा भी देते हैं। हाँ, कि गद्दाफी के सत्ता में आने से पहले लीबिया में साक्षरता दर सिर्फ 25% थी। और उनके शासनकाल में वो बढ़कर 83% हो गई। 83%? ये आंकड़ा है तो बहुत प्रभावशाली, पर एक सवाल मन में आता है कि इस शिक्षा की गुणवत्ता कैसी थी। अच्छा। क्या ये सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना था, या इसमें उच्च शिक्षा और जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं वो भी शामिल था? ये स्रोत में नहीं बताया गया है। नहीं, पर अगर हम सिर्फ संख्या को ही देखें तो 25 से 83% तक का उछाल ये तो दिखाता है कि एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया होगा। और घर की बात करें तो आवास को लेकर भी एक बहुत ही व्यक्तिगत सा दावा है स्रोत में। वो गद्दाफी के वादे वाला जी। कि उन्होंने वादा किया था कि जब तक लिबिया के हर नागरिक के पास अपना घर नहीं हो जाता, तब तक वो अपने माता पिता के लिए भी घर नहीं खरीदेंगे। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीकात्मक बयान है। एक तरह से ये नेता को सीधे लोगों की सबसे बुनियादी जरूरत घर से जोड़ता है। हाँ, ये सिर्फ एक नीति नहीं, एक भावनात्मक वादा लगता है। बिल्कुल, कि घर कोई सुविधा नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। और पानी जैसी जरूरत के लिए स्रोत में बिग मैन प्रोजेक्ट का जिक्र है। हाँ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट बताया गया है। इसका मकसद रेगिस्तान में पानी उपलब्ध कराना था। हाँ, उसका पूरा नाम था ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट। सोचिए, सहारा रेगिस्तान के नीचे जो हजारों साल पुराना पानी है, उसे पाइपलाइनों के एक विशाल नेटवर्क से शहरों और खेतों तक पहुंचाया जाए और था। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये उस दौर की एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल वही है, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? और यहीं पर इस स्रोत का आर्थिक पहलू दिलचस्प हो जाता है। यही हमें उस व्यवस्था के उसके मूल में झांकने का मौका मिलता है। ये एक क्लासिक रेंटियर स्टेट का मॉडल है। रेंटियर स्टेट मतलब एक ऐसा देश जहां सरकार की आय का मुख्य स्रोत जनता से लिया गया टैक्स नहीं, बल्कि देश के प्राकृतिक संसाधन है। जैसे लीबिया के मामले में तेल और गैस। बिल्कुल। तो जब सरकार आर्थिक रूप से जनता पर निर्भर नहीं होती, तो वो इस तरह की बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं चला सकती है, क्योंकि पैसा तो बाहर से आ रहा है। अच्छा, इसी मॉडल का एक बड़ा उदाहरण स्रोत में दिया गया है कि लीबिया के जो बैंक थे, हाँ, वो पूरी तरह सरकारी थे और नागरिकों को जो लोन मिलता था वो 0% ब्याज दर पर था। ये तो पारंपरिक बैंकिंग के सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। हाँ, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, जितना लिया बस उतना ही वापस करना है। पर सवाल ये है कि फिर बैंकिंग सिस्टम चलता कैसे था? इसका मतलब है कि बैंक मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो फिर वो एक तरह से सरकार की पैसा बांटने वाली एजेंसी की तरह थे, और उनको चलाने का सारा खर्च वो तेल से होने वाली आय से आता था। और पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऐसा लगता है। दस्तावेज में दावा है कि लीबिया पर कोई बाहरी कर्ज नहीं था। और $250 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार था। जी। बिना किसी बाहरी कर्ज के इतना बड़ा भंडार रखना, ये किसी भी देश को आर्थिक रूप से बहुत आत्मनिर्भर बनाता है। मतलब वो IMF या वर्ल्ड बैंक के दबाव से आजाद थे। पूरी तरह से वो अपनी नीतियां बिना किसी बाहरी दखल के बना सकते थे। आपने तेल की बात की
और यहीं पर स्रोत का शायद सबसे अनोखा दावा सामने आता है। इसमें लिखा है कि लीबिया में तेल की बिक्री से जो आय होती थी उसका एक हिस्सा सीधे देश के सभी नागरिकों के बैंक खातों में जमा किया जाता था। ये तो बहुत आगे की सोच है। आज हम जिसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से जानते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि देश के संसाधनों पर सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का हक है और उस मुनाफे का एक हिस्सा सीधे लोगों को मिलना चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा देता होगा। आर्थिक सुरक्षा भी, और ये एक राजनीतिक टूल भी है। ये नागरिकों की सीधी वफादारी और निर्भरता राज्य पर पक्की करता है। एक तरह का सामाजिक अनुबंध था ये। चलिए अब उन फायदों की बात करते हैं जो स्रोत के मुताबिक लोगों को सीधे दिए जाते थे। जैसे सभी नवविवाहित जोड़ों को अपना परिवार शुरू करने और अपार्टमेंट खरीदने के लिए सरकार 60,000 दीनार देती थी। ये दिलचस्प है। यहाँ राज्य सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, नहीं, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव यानी शादी को आर्थिक रूप से समर्थन दे रहा है। ये एक तरह की सामाजिक इंजीनियरिंग है। मतलब नए परिवारों को शुरुआत से ही आर्थिक स्थिरता देने की कोशिश। हाँ, ताकि कोई भी युवा जोड़ा पैसे की कमी की वजह से अपनी जिंदगी शुरू करने से डरे नहीं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अगर इस लेख की माने तो बच्चे को जन्म देने पर हर माँ को $5,000 दिए जाते थे। बिल्कुल, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी एक सीधी प्रोत्साहन योजना है। ये दिखाता है कि आबादी बढ़ाने और बच्चों के शुरुआती पालन पोषण में माताओं की मदद को प्राथमिकता दी जा रही थी। ये उसी जन्म से मृत्यु तक देखभाल वाली व्यवस्था का एक और उदाहरण है। तो शादी के लिए पैसा, बच्चे के जन्म पर पैसा, ये सिर्फ सब्सिडी नहीं लगती। नहीं, स्रोत के हिसाब से ये जीवन के हर कदम पर राज्य की मौजूदगी को दिखाता है। और भी है, अगर कोई नागरिक खेती करना चाहता था तो उसे मुफ्त में घर, उपकरण, बीज और पशुधन तक दिए जाते थे। ये कृषि को बढ़ावा देने की एक बहुत सीधी और शायद प्रभावी नीति लगती है, बिना किसी शुरुआती निवेश के बोझ के। हाँ, ये लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और शायद शहरों पर आबादी का दबाव कम करने का एक तरीका भी हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो देश में तो इलाज मुफ्त था ही, लेकिन अगर किसी को ऐसे इलाज की जरूरत पड़ती जो देश में उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए भी प्रावधान था। हाँ, स्रोत कहता है कि सरकार विदेश में इलाज के लिए $2,300 महीने का भत्ता देती थी और साथ में रहने और आने जाने का खर्च भी। ये स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण दिखाता है। मतलब सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं, ये सुनिश्चित करना कि नागरिकों को दुनिया में कहीं भी बेहतरीन संभव इलाज मिले, ये एक बहुत मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल है। यहाँ तक कि कार खरीदने जैसी चीजों पर भी सब्सिडी थी। ये तो कोई बुनियादी जरूरत नहीं है। सही बात है। स्रोत के अनुसार सरकार नागरिकों के लिए कार की कीमत का 50% खर्च उठाती थी। तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलता था। हाँ, पर भत्ता भी कितना? उस पेशे के औसत वेतन के बराबर, जब तक कि उसे नौकरी ना मिल जाए। ये एक बहुत ही आधुनिक कल्याणकारी राज्य की निशानी है। ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षित युवाओं को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। ये सब सुनकर तो लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी सस्ती रही होगी। बिल्कुल। और स्रोत में इसके कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे पेट्रोल की कीमत $0.14 प्रति लीटर। आज के समय में तो ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक तेल संपन्न देश अपनी संपत्ति का फायदा सीधे अपने नागरिकों तक पहुंचा सकता है। पेट्रोल सस्ता होने से सिर्फ परिवहन ही नहीं, माल ढुलाई और व्यापार की लागत भी कम हो जाती है। हाँ, जिससे महंगाई पर भी नियंत्रण रहता है। और खाने पीने से जुड़ा एक और उदाहरण है। स्रोत कहता है कि 40 रोटियों की कीमत सिर्फ $0.15 थी। ये तो लगभग मुफ्त के बराबर ही है। हाँ, ये उदाहरण उसी आर्थिक मॉडल को मजबूती देते हैं जिसका जिक्र इस पूरे स्रोत में है, जहां जरूरी चीजों पर भारी सब्सिडी दी जाती थी ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। भोजन, ईंधन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर राज्य का मजबूत नियंत्रण और समर्थन। ये एक ऐसी व्यवस्था की तस्वीर है जहां बाजार की ताकतों को आम आदमी की जिंदगी तय करने की इजाजत नहीं थी। तो इन सब बातों का क्या मतलब समझें? अगर हम इन सभी दावों को एक साथ रखकर देखें तो ये स्रोत गद्दाफी के लीबिया की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां नागरिकों को जन्म से लेकर अंत तक राज्य की ओर से एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का कवच मिला हुआ था। बिल्कुल,
ये एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की तस्वीर है जो अपनी चरम सीमा पर है, जहां नागरिकों की लगभग हर भौतिक जरूरत का ख्याल राज्य रख रहा है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तस्वीर सिर्फ और सिर्फ हमें दिए गए इस एक स्रोत पर आधारित है। सही बात है। और इस स्रोत का अंत भी एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ होता है। हाँ, वो लिखते हैं, अगर इसे तानाशाही कहा जाता है तो लोकतंत्र क्या होता है। जी, ये स्रोत का अपना दृष्टिकोण है, एक तरह की टिप्पणी है। हमारा काम इसका समर्थन या खंडन करना नहीं है। नहीं, हमारा काम सिर्फ इस स्रोत में दी गई जानकारी को श्रोताओं के सामने रखना है। बिल्कुल, ताकि वे खुद इस पर विचार कर सकें। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी समाज में नागरिकों की बुनियादी आर्थिक जरूरतें राज्य द्वारा इस हद तक पूरी कर दी जाएं, तो वहां आजादी या एक अच्छे जीवन की परिभाषा कैसे बदल सकती है। और इस तरह की व्यवस्था में ऐसे कौन से समझौते या कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्रोत या में नहीं राजनीतिक किया अधिकार। गया है।